तो मैं सोच रहा था कि कितना इजी है लोगों को पागल बनाना। अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं क्लिक बेटी टाइटल्स बनाऊँ कि वन फैट बेली फैट इन 30 डेज, या फिर बर्न चेस्ट फैट इन 30 डेज, पर इन या फिर बिल्ड एब्स इन 60 डेज। पर इन वीडियोस को, ये कितने गलत वीडियोस हैं। पहली बात, तुम एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का फैट लॉस नहीं कर सकते। ठीक है, मसल नहीं है कि तुम एक स्पेसिफिक पार्ट को मसल बिल्ड कर सको। फैट अगर बर्न होगा तो वो कंप्लीट बॉडी का बर्न होगा, ना कि एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का। तो पहले ही वो गलत हो गया। सेकंड थिंग, तुम एब्स इतनी जल्दी बनाओगे। एब्स इज़ नथिंग कि कंटिन्यूस तुम ट्रेनिंग कर रहा प्लस तुम इतना कम खा रहे हो कि तुम्हारा एब्स दिखें। भाई तुम तभी तो तुमने देखा हो कितने सारे स्किनी लोग हैं जिनके एब्स हैं, क्योंकि एब्स तभी दिखेंगे जब तुम फैट्स बिल्कुल ना हो। तो ये वीडियोस बनाना बहुत ईजी है, पर इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये हम लोग, अगर हम इस तरीके से वीडियो देखेंगे तो ये सिर्फ जनरल ऑडियंस को एलिनेट करता है वर्कआउट करने से, क्योंकि उनको लगता है कि 30 वो क्या करेंगे, 30 दिन में करने की कोशिश करेंगे और फिर इनको रिजल्ट दिखेगा नहीं। फिर वो सोचेंगे कि अरे हम मुझसे तो नहीं हो रहा, मेरी बॉडी नहीं है, तो फिर मैं तो नहीं कर पाऊँगा। तो गलत है ना। तो मुझे उस तरीके का नहीं करना। मेरा टारगेट है कि मैं जनरल ऑडियंस के लिए बनाऊं। एक तो है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बताऊं, बिल्कुल साइंटिफिक, कि भाई इसी तरीके सिर्फ ये तरीका करोगे तभी तुम्हारा मसल बिल्ड होगी, या फिर ये तरीका करोगे तभी मसल बिल्ड होगी। पर मैं चाहता हूं कि जनरल पॉपुलेशन को जो डाइजेस्ट हो सके वो बताऊं, जिससे कि यानी एटलीस्ट नॉर्मल जाने वाले तो लोग कन्विंस हो जाए कि जिम अच्छा है। भाई अगर मैं अपने फ्रेंड्स को ही कन्विंस नहीं कर सकता हूँ जिम जाने के लिए, तो मैं जनरल ऑडियंस को क्यों करूँगा? तो इसलिए हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि अगर मेरा कोई फ्रेंड है तो मैं इसको प्रोटीन सजेस्ट करूँ कि प्रोटीन खाए, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन डाइट में प्रोटीन की सबसे ज़्यादा कमी होती है। सेकंड, कि जिम जाए हो। तो इसलिए यानी मेरा टारगेट वही है कि एटलीस्ट जनरल पॉपुलेशन तक एक डाइजेस्टेबल इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाए, ना कि वो इतनी ज़्यादा स्टूपिड हो, गलत हो, और ना ही वो इतनी ज़्यादा साइंटिफिक हो कि लोग डिसइंटरेस्टेड हो जाए। तो इसलिए मैंने जैसे जो मैंने इंट्रो टू या फिर गाइड टू बिगनर्स वाली जो सीरीज़ बनाई थी, उसमें मैंने इसलिए बहुत ही सिंपल चीज़ें बता दी जिससे कि लोग बिगनर्स को एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए कुछ हो साथ में, तो वो अपना वर्कआउट भी स्टार्ट कर सकें। वरना तो लोग ढूंढते ही रहते हैं कि भाई बेस्ट वर्कआउट ढूंढ, बेस्ट नहीं, कुछ कुछ स्टार्टिंग से करो फिर अपना ढूंढते रहो। तो इसलिए और वो वीडियोस थोड़ा डिसेंटली परफॉर्म किए हैं कंपेयर टू अदर्स। तो भाई मेरा टारगेट है कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन बनाए, डाइजेस्टिव इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट दूँ, जिससे लोग एटलीस्ट कन्विंस हो जिम जाने के लिए। और सेकंड चीज़ है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को बाहर रखे हो। यानी सोशल मीडिया ने एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा रखी हैं कि लोगों को लगता है कि जिम में घुसते ही बॉडी बनेगी। सबसे ख़राब बात तो वही है, और सबसे ज़्यादा अब इंकरेज या फिर डिस्करेज लोग होते हैं वो इसी चीज़ से होता है। उनको रिजल्ट दिखते नहीं है तो छोड़ देते हैं जिम। तो अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो लॉन्ग गेम खेलने के लिए तैयार रहें, और तभी आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं तो भाई 10-10 साल का सोच के बैठा हूँ कि मुझे पता है कि कितना स्लो होती है फिर मसल ग्रोथ। तो तुम लॉन्ग गेम खेल के चलो, और एज अ नॉट एज अ मैं बोलता हूँ इस चीज़ को कि अनकॉन्शियस हैबिट होनी चाहिए तुम्हारी, कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम्हारी बॉडी को चाहिए कि तुम्हें जिम जाना है, तुम उसके बारे में सोचो मत। तो इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखें और लॉन्ग गेम खेल के आएँ, तो कभी डिस्करेज नहीं होंगे जिम में। तो जिम को ट्रीट करो कि खाने जैसे तुम खाते हो। भाई खाना अगर तुम अच्छे से लॉन्ग टाइम के लिए हो तभी तो उसका इफेक्ट दिखेगा। तो सेम जिम का भी वही है। अगर जिम को तुम ट्रीट करोगे कि 4 महीने कर लिया, बॉडी बन गई और आगे चलो, नहीं होता ऐसा भैया। ये तुम्हें लॉन्ग गेम खेलना पड़ेगा, तभी जाके कि तुम्हें कुछ इसका फ़ायदा दिखेगा। तो आज है वैसे मेरा आर्म्स। तो आर्म्स में पहले तो मैं करूँगा ट्राइसेप, बाइसेप, और टाइम मिला तो शोल्डर्स।
वैसे तो कल मैंने छुट्टी ली थी, मेरे ऑफिस में भी थोड़ा सा ज़्यादा काम है, तो इसलिए मैं आ नहीं पाया था कल और परसों। तो ठीक है, इसलिए कि मैं कंटिन्यूसली आता हूँ। मुझे पता है कि कभी अगर काम बढ़ गया या किसी दिन बीमार पड़ गया तो एटलीस्ट मेरे पास टाइम तो रहेगा, क्योंकि और मैं छुट्टी भी ले सकता हूँ। तो इसलिए मैं रेस्ट डेज़ जब मेरी ज़रूरत होती है तभी लेता हूँ, वरना रेस्ट डेज़ तो स्किप ही करता हूँ। भाई रेस्ट डेज तब लेते हैं अगर या तो फिर बॉडी रिकवर ना हो रही हो, डाइट अच्छी ना हो। रेस्ट डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सब लोग अपने अपने तरीके से करने का तरीका होता है। तो वार्म मेरा हो गया, सीधे अब चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की पुश डाउन्स पे। तो इसका फर्स्ट सेट करते हैं। फर्स्ट सेट वही, तो कुछ लोगों को मैंने देखा कि दूर से वो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, पर मुझसे वो नहीं होता। थोड़ा सा क्लोज से करता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा सा फील होता है। तो जितना क्लोज और पूरा जितना ऊपर उतना नीचे और बिल्कुल कंट्रोल में। तो इसके कोशिश करूँगा एटलीस्ट 12 रुक जाए। फिर 2 या 3 सेट इसका करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी चलता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करता है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये सिमुलेशन है, जो बारबेल से करते हैं ना, कि यहाँ से फिर ऊपर करता है। तो ये मोस्टली लॉन्ग हेड को टारगेट करती है, उसका सिमुलेशन है। बस मैंने हैवी लगा लिया, देखते हैं। मैं कोशिश करूँगा एल्बोज अंदर जितना डीप में जा सकता हूँ, फिर वहाँ से पुल करूँगा बिल्कुल ऊपर। इसमें सबसे ज़्यादा लोग मिस करते हैं कि एल्बोज़ को फ्लेयर आउट कर देंगे बहुत ज़्यादा और डेप्थ ज़्यादा नहीं करते हैं, पर उस चीज़ का अगर ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा फील होगा इसमें। मैं इसको चीट सेट बुलाता हूँ। तो इसमें क्या, मैंने हैवी कर लिया। तो अभी तक मैं क्या कर रहा था, बिल्कुल स्लोली एल्बोज़ टक करके। इसमें मैं एल्बोज़ भी टक नहीं करूँगा इतनी ज़्यादा, और मैं हिप से थोड़ी सी हेल्प लूँगा। तो एक तरीके से ये पुश डाउन ही है, पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा लॉन्ग राइड पे रहता है मैं। तो इसलिए मैं लास्ट सेट इसका करूँगा
उसके बाद हैवी पुश डाउन करेंगे स्ट्रेट बार से 1 या 2 सेट, और फिर सिंगल आर्म करेंगे रिवर्स से पुश डाउन से सिंगल हैंड ड्रॉप सेट से। तो वो करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं बाइसेप पे। एक और इसका करते हैं ड्रॉप सेट, उसके बाद सिंगल आर्म ख़त्म करते हैं, बाइसेप करते हैं। तो पुश डाउन्स का लास्ट सेट करते हैं। मुझे पता है बहुत हैवी है, पर ठीक है, मैं लास्ट सेट हमेशा हैवी करता हूँ। मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा फॉर्म पर, कोशिश करूँगा जितने रेप्स निकलना है ड्रॉप करके फिर प्रॉपर लगा के कोशिश करूँगा। तो इसका लास्ट सेट करते हैं पुश डाउन का, उसके बाद सिंगल आर्म, फिर चलते हैं सीधे बाइसेप। तो इसमें क्या करना है, एल्बोस फिक्स, फिर यहाँ पर आठ। जस्ट अ स्नेक पिक देखा ट्राइसेप पे गया है। कट, ये जो शोल्डर से ट्राइसेप ये आ रहा ना रियर डेल्ट्स, ये मस्त हो रहा है, वाह। तो इस समय मेरा पता नहीं साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो बाइसेप मैंने स्टार्ट करी थी। तो बाइसेप में क्या है कि यूजुअली या तो डंबल बारबेल से स्टार्ट, स्ट्रेट बारबेल से करो, या फिर ये इजी बार जिसे बोलते हैं। मैं आज इजी बार से कर रहा था। तो कोशिश मैंने यानी वार्म अप स्टार्टिंग में 3 वार्म अप कर लिए थे, 10, 8, 6 के, और फिर मैंने ये 2 हैवी सेट लगा रहा हूँ।
12 के फिर 10 के, दो सेट मेरे ख्याल से काफ़ी है। अगर आप हैवी लगा रहे 12 to 8, उसके बाद फिर मैं डम्बल पे मूव करूँगा। आई थिंक इसमें बस ये ध्यान रखने की ज़रूरत, पूरा हाथ खोलना है और फिर पूरा ऊपर तक स्क्वीज़ करना है अच्छे से, और एल्बोज़ इतनी पीछे भी नहीं रखनी है, एल्बोज़ हमेशा आगे रखनी है। यहाँ पे मैं हल्का सा मोमेंटम ले रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा और स्लो करना चाहिए था, पर ठीक है, इस सेट के लिए ये है। फिर मैं इसके बाद हैमर कर्ल करते हैं। चाहे तो हम इंडियंस के लिए प्रोटीन पूरा करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि देखो कुछ परसेंटेज हमारा है जो सिर्फ वेजिटेरियन है प्योरली, ठीक है। वेजिटेरियन में क्या होता है, मोस्टली दालें में प्रोटीन मिलेगा, पर तुम कितनी दाल खा लोगे। एक नॉर्मल पर्सन एक कटोरी भरते गया तो उसमें 5 ग्राम मुश्किल से प्रोटीन होगा, फिर रोटी में 1-2 ग्राम प्रोटीन के, तो प्रोटीन कहाँ से पूरा होगा। दूध में होता थोड़ा सा, तो दूध पी सकते हो तुम, लेकिन अगर कैलोरीज ज़्यादा हो जाएंगी। पनीर खाओगे उसमें भी प्रोटीन होता है, वो भी खा सकते हो, पर इतने ज़्यादा सोर्सेज है नहीं। अगर अब जो नॉन वेज खाते हैं उसमें भी कुछ परसेंटेज सिर्फ अंडे खाते हैं, ठीक है। और जो उसमें भी फिर जो मीट खाते हैं उसमें भी कुछ परसेंटेज वो डेली नहीं खाते हैं। तो यानी डेली हम मीट अगर कंज्यूम नहीं कर रहे तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए हार्ट प्रोटीन पूरा करना। अगर तुम यूएस में जाओगे तो वहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो वो डेली मीट खाते हैं, तो उनका प्रोटीन गोल पूरा हो जाता है, तभी वो काफ़ी हेल्दी रहता है, एथलेटिक रहता है, मसल्स उनकी जेनेटिक्स भी थोड़े काफ़ी अच्छे हैं। तो हमें प्रोटीन पूरा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली इंडियंस को। पर तो इसलिए हम प्रोटीन कोशिश करो जहाँ जहाँ से प्रोटीन ले सकते हो भाई। प्रोटीन लेने से बहुत सारी चीज़ें, तुम्हारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, थोड़ा एथलेटिक फील करोगे, थोड़ा एनर्जाइज फील करोगे, स्किन अच्छी रहेगी, बाल अच्छे रहेंगे, नेल्स अच्छे रहेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन लगाने से। तो आई थिंक प्रोटीन तो हर इंडियन को ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। इसलिए मैं अपने सारे फ्रेंड्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ वे प्रोटीन ले लो, या फिर कोई भी प्रोटीन जैसे भी इंक्रीज़ करो। तो हैमर कल करते हैं फर्स्ट सेट। मैं जल्दी करता हूँ क्योंकि मेरा ये बैटरी ओवर हो गई है रिकॉर्ड करने की, तो देखते हैं। वन ऑफ द रीजंस कि जिम हार्ड है कि ये, क्योंकि जिम वन ऑफ दोस्त चीज़ है कि जैसे लाइफ में हर चीज़ में ऐसा है, लेकिन जिम में कि आपको कंटिन्यूस एफर्ट मारना पड़ेगा रिजल्ट देखने के लिए। अगर कंटिन्यूस एफर्ट नहीं मारेंगे तो रिजल्ट नहीं दिखेंगे।
इसलिए हार्ड होता है। और चीज़ों में लक रहता है कि हाँ लक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत जेनेटिक्स प्ले करता है ऑब्वियसली। अगर आप बहुत ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं, पर फिट रहने के लिए, थोड़ी अच्छी मसल्स बनाने के लिए, नो, इट्स ऑल हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। भाई तुम कुछ सोचो, कोई भी तुम दूसरी चीज़ कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो उसमें हार्ड वर्क ऑब्वियसली नेसेसरी है, पर उसके साथ थोड़ा सा लक भी ज़रूरी है। पर जिम ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें नो लक, प्योर हार्ड वर्क, प्योर कंसिस्टेंसी, प्योर डिटर्मिनेशन। तो इसलिए ज़्यादा लोग डिस्करेज हो जाते हैं, क्योंकि तब आपको रियलिटी पता चलती है कि आप कितना एफर्ट पुट इन कर सकता है। इसलिए जिम हार्ड है। पर मुझे लगता है कि अगर आप जिम में एफर्ट पुट कर सकते हैं तो आप उसको और चीज़ों में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं वही कुछ करता रहूँगा कि जो मैं एफर्ट्स जिम में पुट कर रहा हूँ, जो कंसिस्टेंसी जिम में मेंटेन करता हूँ, वो ट्रांसलेट करूँ दूसरे कामों पर भी, जिससे मुझे वहाँ पर भी अच्छा सा रिजल्ट मिले। और इतना डिफ़िकल्ट नहीं है मुझे लगता। सेम चीज़ उल्टा भी है, जैसे अगर आप दूसरे किसी काम में अगर एफर्ट पुट कर रहे हैं और उसमें वो कंसिस्टेंट है, रेगुलर रिजल्ट देख रहे हैं, उसके बाद आपको ट्रांसलेट करना वही चीज़ जिम में, तो वो भी आप कर सकता है। शोल्डर करते हैं। जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता है मसल बिल्ड करने का या जिम जाने का, तो हमें धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है वार्म अप करना, कितना इम्पोर्टेंट है सेफ रिस्क लेना। सेफ रिस्क लेने का मतलब, यानी लेट्स से आज ही की बात है, अभी मैंने ये मशीन से पहले कभी नहीं लगाया। यूजुअली मैं 40 से 30-35 लगा लेता हूँ, और सिंस मैंने 2 हफ्ते से नहीं लगाया है या उससे पहले से नहीं लगाया, तो मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। तो मैं थोड़ा सा अपने ईगो को डाउन करके वेट कम करूँगा और फिर लगाऊँगा। तो अब पहले ऐसा नहीं होता, पहले मैं डायरेक्टली अगर जंप करूँगा तो ऑब्वियसली मैं टेंशन डाल रहा हूँ उन मसल्स पे जो अभी वहाँ पे उस हिसाब से नहीं है, तो वो ऑब्वियसली इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे जैसे आप लिफ्ट करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ वार्म अप तो बहुत ही ज़रूरी है। एक मेरा फ्रेंड है, तो उसने भी जिम ज्वाइन किया था, तो मैं उसको रिकमेंड करता रहता हूँ कि भाई वार्म अप अच्छे से कर ले, बाद में बता लेगा, पर वो सोचता है कि नहीं करेगा। है तो वो सबको रियलाइज़ हो जाएगा जब इंजरी होगी, सबको पता चल जाता है कि क्या इम्पोर्टेंट है। वार्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली शोल्डर्स वाले दिन, स्पेशली चेस्ट वाले दिन, जो इसमें सबसे ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस है। और एक चीज़ पता चलती है कि ज़्यादा वार्म अप पे टाइम यानी एनर्जी वेस्ट है। एक बार ही अच्छे से वार्म कर लो, उसके बाद आपको वार्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें 30-30 कर लिया, इससे देखते हैं कितने लगते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बोला ना कि लॉन्ग टर्म गेम खेलना पड़ेगा, तभी आप अच्छा कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। अदरवाइज बहुत रिस्क होने के चांसेस है। इसलिए लॉन्ग गेम, कंटिन्यूस एफर्ट, इसलिए मुश्किल है भाई जो, इसलिए सबकी बस की बात नहीं होती। नेक्स्ट सेट करता है। इसमें भी एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि हमें प्रोग्रेस भी करना है, रिस्क भी ना लो, राइट। लाइक अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करेंगे तो मसल बिल्ड नहीं करेंगे, और रिस्क लेंगे तो इंजरी होने के चांसेस बढ़ते हैं।
तो इसलिए मैंने बोला ना, सेफ रिस्क लो, कंटिन्यूस एफर्ट डालो और बहुत ही माइन्यूट चेंजेस करो और लॉन्ग टर्म करो। ऐसा नहीं है कि एक बार में 5 किलो बढ़ा रहे हो, 1-1 किलो बढ़ा लो यार, कुछ हो रहा है क्या? तुम सोचो, 5 किलो का रिस्क लेने से बेटर क्या है? 2.5-2.5 किलो को 2 हफ्ते में तुम इंक्रीज़ करो, या 1-1 किलो को 4 हफ्ते में इंक्रीज़ करो। भाई एट द एंड तुम्हारा जितना शरीर यूज टू हो रहता रहेगा वेट के, उतना बेटर है। पर प्रोग्रेसिव करो, प्रोग्रेस करो, पर रिस्क इतना ज़्यादा मत लो कि तुम इंजर हो जाओ। तो हमेशा एक परफेक्ट बैलेंस बनाना है तुम्हें, इम्प्रूवमेंट और रिस्क का। रिस्क नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सेफ इम्प्रूवमेंट्स का बेसिकली। इसका सेकंड सेट करते हैं। वैसे मैं एंटी रेड हाथ में कर रहा हूँ, पर वो भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो उधर मशीन है। तो इसमें जितने भी लगते हैं लगेंगे, प्रॉपर मारूंगा 5 to 6 जितने भी लग रहा है, क्योंकि मेरे प्रॉपर सेट तो ऑलरेडी हो गए और मैं सुपर सेट में एंटी रेड्स ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो लास्ट सेट करते हैं इसका पंप चेक करते हैं। नहीं लग रहा है, वेट कम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। पंप चेक करता है, पंप चेक करता है। ये फाइबर देख लो, तो कैमरे में पता नहीं चलता, लेकिन ये ड्रेस अच्छे से आ रहे हैं।
स्मिथ मशीन सही होगी है तो कल मज़ा आएगा स्क्वाट्स में। कल मिलता है।